गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट की पेपर फर्स्ट राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार में हम पिछले क्लास में उत्तर व्यवहारवाद के उदय और उसके अर्थ इत्यादि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस क्लास में उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, जैसा कि कल के क्लास में हमने देखा भी था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीतिक शास्त्र के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद या ये कहें कि आधुनिक राजनीतिक शास्त्र की शुरुआत होती है। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन से जुड़े हुए विद्वान या दूसरे शब्दों में कहें तो शिकागो स्कूल के विद्वानों ने मिलकर उत्तर व्यवहारवाद का आगाज किया। उत्तर व्यवहारवाद के आगाज के पश्चात इसमें कुछ कमियां रही, जिसने खुद उत्तर व्यवहारवादी विचारकों, जिसमें हम डेविड ईस्टन का नाम यहां ले सकते हैं, डेविड ईस्टन जैसे व्यवहारवादियों ने ही व्यवहारवाद की कमियों को पहचाना, कमियों की पहचान की और इन कमियों को उन्होंने स्वीकार करते हुए उत्तर व्यवहारवाद का उदय किया। यहां पर हम एक निश्चित वर्ष आपको दे रहे हैं कि इसका उदय कब हुआ, उत्तर व्यवहारवाद का उदय कब हुआ। तो 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में भाषण देते हुए डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कमियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समय की मांग के अनुसार हमें व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद को अपनाना होगा। ये उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति का कारण बना था। यानी डेविड ईस्टन वो व्यवहारवादी विचारक थे जिन्होंने खुद व्यवहारवाद की कमियों को दूर करते हुए उत्तर व्यवहारवाद का आगाज किया। लेकिन क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है वो है कि उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारण क्या है, क्यों उत्तर व्यवहारवाद की आवश्यकता पड़ी, कैसे उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ, इन सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे, उन कारणों पर का विश्लेषण करेंगे जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इन कारणों के कारण उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। यहां पहला जो हेडिंग है वो आप देख रहे हैं, व्यवहारवादियों द्वारा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने का असफल प्रयास। देखिए, व्यवहारवादियों ने विषय को वैज्ञानिक बनाने की दिशा में सारा बल दिया, लेकिन जहां तक हम समझ सकते हैं कि व्यवहारवादी प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अंतर नहीं कर पाए। उन्होंने, क्योंकि मूल रूप से राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान को कभी भी प्राकृतिक विज्ञान नहीं बनाया जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञान के अपने अलग नियम और सिद्धांत होते हैं, समाज विज्ञान के अपने अलग नियम सिद्धांत होते हैं। व्यवहारवादियों की यही सबसे बड़ी गलती रही कि उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक नेचुरल साइंस की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, या ये कहें कि शुद्ध विज्ञान के रूप में उन्होंने इसे स्वीकार किया, जबकि राजनीति विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं बल्कि एक समाज विज्ञान है। तो उनके द्वारा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने का जो असफल प्रयास किया गया वो उत्तर व्यवहारवाद के उदय का एक बड़ा कारण माना जा सकता है। देखिए, अपने विषय को पूर्ण वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए व्यवहारवादियों ने तथ्य की बात की और एक प्रकार से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर विषय वस्तु को स्वीकार किया, जिसके कारण वो राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समकक्ष ले जाने का जो प्रयास कर रहे थे वो उसमें सफल नहीं रहे और प्राकृतिक विज्ञान राजनीति विज्ञान को नहीं बनाया जा सका। यही कारण था कि बाद में व्यवहारवाद के समर्थक विद्वानों ने ही उत्तर व्यवहारवाद के उदय में अपना योगदान दिया। तो ये जो पहला बिंदु है वो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एक प्रकार से व्यवहारवादियों की भूल, जो उन्होंने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस बनाने का असफल प्रयास किया, वो उत्तर व्यवहारवाद के उदय का कारण बना। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है व्यवहारवाद मानव व्यवहार के निश्चित नियम देने में असमर्थ रहा।
स्टूडेंट्स, यहां इस बात को हमें भली प्रकार से समझ लेना है कि चूंकि व्यवहारवाद की जो विषय वस्तु थी वो मानव का राजनीतिक व्यवहार था और व्यवहारवादियों ने क्या किया कि अध्ययन की विषय वस्तु तो मानव के व्यवहार को बना लिया और ये कहा कि मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है वो अध्ययन का विषय वस्तु बनाई जा सकती है। इस बात यहां तक ठीक है कि मानव व्यवहार, मानव जो कैसा किन परिस्थितियों में, राजनीतिक परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। इस बात में कोई डाउटफुल स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत कहां आई? व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में व्यवहारवाद या मानव के व्यवहार के निश्चित नियम देने में वो असमर्थ रहे। मानव व्यवहार से संबंधित नियमों का संकलन वो नहीं कर पाए, निश्चित नियम नहीं बना पाए, जिसके कारण व्यवहारवाद की कमियां उजागर हुई और प्रतिक्रिया स्वरूप या ये कहें कि सुधार के स्वरूप मानव व्यवहार के निश्चित नियम नहीं बनाने के या निश्चित नियम नहीं देने के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर व्यवहारवाद का आगाज हुआ। क्योंकि ये बात भी हमें यहां समझ लेनी चाहिए कि मानव व्यवहार के निश्चित नियम सुनिश्चित नहीं किया जा सकते, मानव के राजनीतिक व्यवहार के सुनिश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते। मनुष्य, मनोविज्ञान इस बात को कहता है कि मानव व्यवहार में स्टेबिलिटी की बात करना, मानव व्यवहार में कुछ निश्चितताएं खोजना उचित नहीं होगा। मानव व्यवहार में एक सिस्टमेटिक पैटर्न आप अगर देखना चाहोगे तो वैसा संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि व्यवहारवादी असफल रहे और उन्होंने मानव व्यवहार के निश्चित नियम वो नहीं बना सके, जिसके कारण उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु यहां आप देख रहे हैं कि व्यवहारवादियों द्वारा मूल्यों की पूर्णतया उपेक्षा की गई। देखिए स्टूडेंट्स, हम जब परंपरागत राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे थे, परंपरागत राजनीति विज्ञान जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहां एक चीज अवश्य देखी थी और वो ये थी कि परंपरागत राजनीतिक शास्त्र में, परंपरागत राजनीति विज्ञान में मूल्यों को विशेष महत्व दिया गया था या मूल्यात्मक अध्ययन की बात की गई थी। मानव व्यवहार मूल्यों की बात की गई थी। लेकिन व्यवहारवादियों ने या व्यवहारवाद में मूल्य निरपेक्षता की बात की गई। मूल्यों के स्थान पर पूर्णतः तथ्यात्मकता पर बल दिया गया, या ये दूसरे शब्दों में कहें तो मूल्यों के महत्व को अस्वीकार कर दिया गया। और मूल्यों के महत्व को अस्वीकार किया गया, इसके पीछे जो अध्ययन करता है उसके मूल्यों से उसका अध्ययन प्रभावित होगा, उसे मूल्य निरपेक्ष नहीं बनाया जा सकता। यानी अध्ययन अगर मूल्य निरपेक्ष हो गया तो उसका व्यवहारिक रूप में कोई उपयोग नहीं होगा। ऐसा अध्ययन किस काम का? जिसमें जो मूल्य निरपेक्ष हो, और मूल्य निरपेक्ष भाई अध्ययन ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य के, समाज के काम आए। और जब आपने उसे मूल्य निरपेक्ष कर दिया, उसे पूर्ण रूप से मूल्यों की उपेक्षा कर दी, तो ऐसे अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, ऐसे अध्ययन की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती है। व्यवहारवादियों ने यही गलती की कि उन्होंने मूल्यों को पूरी तरह से नकार कर तथ्यात्मक अध्ययन की बात कर उन्होंने मूल्यों की पूरी तरह से उपेक्षा की। परिणाम स्वरूप उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट, अगला जो बिंदु है वो है व्यवहारवाद की अप्रासंगिकताएं। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम व्यवहारवाद की कमियों या अप्रासंगिकताओं को देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वहां आपको बताया था कि व्यवहारवाद एक शब्द आडंबर के अलावा कुछ नहीं है। इसमें जितने बड़े बड़े शब्दावली का प्रयोग किया गया, जबकि वास्तविकता यह थी कि शब्दावली और ये संप्रत्यय मिलकर एक शब्दाडंबर बना। वो तर्क, उनके तर्क है वो अर्थहीन दिखे और एक प्रकार से शब्द जाल उन्होंने बुना जो कि मानव मात्र के लिए उसका कोई महत्व नहीं था। दूसरा, हमने मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं, ये बात वहां कही थी। अंतर विरोधों का दोष है इसमें, व्यवहारवाद में अंतर विरोधों का दोष है। और वो अंतर विरोधों का दोष किस प्रकार से है? वे एक और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात करते हैं तो दूसरी तरफ तानाशाही शासन की तुलना में उदारवादी लोकतंत्र की श्रेष्ठता को सिद्ध करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि व्यवहारवादी खुद कैसे थे? मूल्य निरपेक्ष नहीं थे, उनका अध्ययन मूल्य निरपेक्ष नहीं था, क्योंकि साम्यवाद के प्रति उनका एक अलग थॉट था।
उदारवादी लोकतंत्र के प्रति उनका अलग थॉट था। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका अध्ययन मूल्यों से प्रभावित हो रहा था, तो उसमें अंतर्विरोध थे। अत्यधिक खर्चीली पद्धति थी, समय और धन की अत्यधिक होती बर्बादी होती थी। विज्ञानों में मूल अध्ययन राजनीति विज्ञान या ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र अस्तित्व को इससे खतरा उत्पन्न हो गया था, और एक प्रकार से मानव व्यवहार के अध्ययन को विषय वस्तु बनाने के पश्चात सुनिश्चित सिद्धांतों और भविष्यवाणियां संभव नहीं थी, और मानव के राजनीतिक व्यवहार का विज्ञान हो ही नहीं सकता। एक दूसरा ये था कि उन्होंने मानव व्यवहार के अध्ययन की बात तो की, लेकिन उनके अध्ययन में लघु और बृहद इकाइयों का दोष आ गया, क्योंकि उन्होंने अध्ययन के लिए छोटे छोटे समूह को चुना, किंतु अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण समाज पर लागू कर दिया। तो ये कुछ अप्रासंगिकताएं थी जिन्होंने क्या किया, उत्तर व्यवहारवाद के उदय का एक प्रकार से ग्राउंड तैयार किया। नेक्स्ट अगला जो कारण हम गिना सकते हैं वो है उत्तर व्यवहारवाद का जन्म समय की मांग था, क्योंकि समय और परिस्थितियां लगातार बदलती हुई थी, और यही कारण था कि समय की मांग का, समय की नजाकत को देखते हुए डेविड ईस्टन ने 1969 में व्यवहारवाद की कमियों को गिनाते हुए उत्तर व्यवहारवाद का आगाज किया था। तो इस प्रकार से ये कुछ कारण हैं जो हम उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारणों में हम इसको गिना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपको उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारणों का स्पष्ट ज्ञान हुआ होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।